तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। और अब की बार मैंने एक पोएम ले लिया है स्ट्रेंजर। और मैं समझता हूँ कि हर एक टॉपिक जो आपके अनसॉल्व पेपर में है वो एक एक बार जरूर समझा दूँ मैं, जिससे कि और सभी जानते हैं कि अगर अनसॉल्व सॉल्व किया जाएगा तो संभवतः पूरा हो नहीं पाएगा। फिर भी ये है कि आपको एक टॉपिक अगर समझा दिया जाएगा तो काफी, तो वो जो है सब एक साथ किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक एक ग्राउंड आपकी थोड़ा सा टच हो जाए, जिससे कि आपको एक अभ्यास करने का तरीका मिल जाए। उससे पहले कई वीडियो में डाले मैंने आंसर पेपर से लेकर, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कि कौन सा शॉर्ट पेपर में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अलग अलग प्रकाशन के पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर होते हैं। तो हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरा हो। तो मुझे ये बताना ज़रूरी मैंने समझा कि जो मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करता हूँ वो अग्रवाल का है, तो अग्रवाल से मैच करेगा पूरा जो मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन इसलिए अग्रवाल का सॉल्व किया जाता है क्योंकि अग्रवाल थोड़ा सा उसमें सही होता है, मिस प्रिंटिंग नहीं होती है, ऑथेंटिसिटी रहती है अग्रवाल वाले में। तो हमेशा अग्रवाल ही मैं पढ़ाता हूँ और अग्रवाल ठीक भी रहता है, तो उसको आप मैच करें। ये आपका पार्ट डी है लिटरेचर। लिटरेचर में मैंने अभी स्टैंजा लिया। स्टैंजा से क्या होगा कि आपको एक स्टैंजा करेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप स्टैंजा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी जो पोएम है, सबसे पहले तो पोएम आपको पता होना चाहिए। ये पैब्लो नेरूदा की पोएम है कीपिंग क्वेट, और कीपिंग क्वेट का लास्ट स्टैंजा है जो यहाँ पर आपको दिया गया है और उसी में है, इसमें दिया हुआ है। ये सेक्शन डी है लिटरेचर। हालांकि इसकी स्टोरी अभी लेनी थी, बतानी थी, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैंने सोचा है कि स्टैंजा हो जाए, और इसके जो ऊपर वाला स्टैंजा है थोड़ा सा वो टफ वाला पोएम बड़ी भी है, उसको थोड़ा पहले पोएम समझानी पड़ेगी, तब आप उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने ये छोटी पोएम है इसलिए इसको ले लिया कि आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो कीपिंग क्वेट का मतलब होता है शांत रहना। शांत रहने का एक टाइटल है कीपिंग क्वेट। पैब्लो नेरूदा की पोएम है। सबसे पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए हर बच्चे को। देखिए स्टैंजा सॉल्व करने से पहले सारे बच्चों को ये बेहतर ढंग से आना चाहिए कि पोएम की थीम क्या है, पोएम का सेंस क्या है, क्या बताया गया उस पोएम में। तो उस पोएम में ये बताया गया है कि कभी 12 तक गिनता है। 12 तक गिनने का मतलब होता है एक सिग्नल होता है शांत रहने का। जैसे 1 2 3 करके रेस करते हैं बच्चे, तो एक सिग्नल होता है। और इसके बाद वो ये भी सजेस्ट करता है कि दिन में 12 आवर्स होते हैं, ये इस तरह से भी सजेस्ट करता है। दूसरा ये भी सजेस्ट करता है कि साल के 12 महीने होते हैं। तो इसका कुछ भी सिंबल आप समझ लीजिए कि पूरे 12 महीने जो हम साल भर भाग दौड़ करते हैं, 12 घंटे जो दिन भर के हम काम करते हैं, तो वो एक किसी न किसी तरह से वो आपको हिंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है हमारी लाइफ को, हमारे डे पर डे वर्क को, वर्किंग डेज को, कि किस तरह से हम उसको रोकना है। तो जैसे ये कि वो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए वो 12 तक गिनता है कि जैसे मैं 12 गिनूंगा वैसे सब लोग शांत हो जाएंगे और आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, कोई भी बोलेगा नहीं और कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो कोई भी बोलने का मतलब है कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा, अर्थात इस धरती में किसी प्रकार का शोर शराबा ना होना चाहिए। हाथ नहीं हिलाने का मतलब है कि मतलब किसी प्रकार का कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेगा, सब लोग शांत हो जाएंगे। इसके जरिए क्या होगा, जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो एक एक्सोटिक मूवमेंट हो जाएगा। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हो जाएगा, एक अद्भुत सन्नाटा हो जाएगा। और अद्भुत सन्नाटा होने का मतलब है कि जब सब लोग एक साथ एक ही सिचुएशन में हो जाएंगे, एक ही एक्टिविटी में हो जाएंगे, तो ये एक यूनिटी को पॉइंट करेगा, एक एकता को दर्शाएगा। जब सब लोग एकता को दर्शाएंगे तो सब पूरे तरह से एकत्रित हो जाएंगे। तो इसमें और आगे बातें होती है कि व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नमक इकट्ठे करने वाला बैठकर फुर्सत में अपने हाथों को देखेगा। मतलब ये ज्यादा है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण करने को। तो इसी तरह से बात आगे बढ़ती है और कभी एक जगह ये कहता है कि शांत रहने को आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाइए। इनएक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि सारा काम धंधा छोड़कर आप बैठ जाइए। उसके कहने का मतलब होता है शांत रहना कि आप दुनिया में हो रहे हलचल को बंद कर दीजिए, उथल पुथल को बंद कर दीजिए, टेंशन वरीज और जितना भी आपाधापी है, भाग दौड़ है, परेशानी है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, ये सारा सब कुछ बंद हो जाए।
कोई कहीं पर हथियार बना रहा है किसी देश पर हमला करने के लिए, कोई कोई दूसरा देश उस देश में हमला करने के लिए हथियार बना, तो ये जो सब है ना, ये सब एकदम बंद। बाद में फिर पृथ्वी के माध्यम से हमको उसने सिखाने का प्रयत्न किया है कि देखिए पृथ्वी से हम सीख सकते हैं, पृथ्वी हमको सिखा सकती है कि पृथ्वी में सारी एक्टिविटीज तो हो रही है, लेकिन पृथ्वी शांत पड़ी दिखाई देती है। मतलब पृथ्वी में सब कुछ मृत दिखाई देता है, इसके बावजूद भी सब कुछ जीवित है। तो हमारे अंदर जीवित सब कुछ रहे, लेकिन एक शांतिपूर्वक जीवन चले, मतलब हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करें, वो हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, इनमें जीवन है, सब में एक हिसाब से सारे एक्शंस हो रहे हैं, सारी एक्टिविटीज पृथ्वी में हो रही हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक शांतिपूर्वक सब शांति, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, एक बीज भी अंकुरित हो रहा है तो चुपचाप अंकुरित हो रहा है, आसानी से निकल रहा है। मैं पोएम के सेंस को बोल रहा हूँ, आप ये बात समझने की पहले, और मैं जानता हूं कि जब तक आप उसके सेंस को नहीं समझेंगे तब तक आपको मैं आंसर लिखकर बता भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं पोएम को एक्सप्लेन करते हुए स्टेंजा वाइज नहीं पढ़ा सकता, समय लगेगा। तो मैंने आपको एक शॉर्टली, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने आपको पूरा सेंस बताया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरह से हमको एक कवि इस पोएम के माध्यम से मैसेज देना चाहता है कि हम अपना काम शांतिपूर्ण रह करके आत्ममंथन करते हुए अपना टारगेट, अपना डिसीजन लेते हुए किस तरह से हम डिटरमाइंड होकर के अपना काम कर सकते हैं, ना तो किसी से झगड़ा, ना भाग दौड़, ना उथल पुथल, ना चिंता, ना कोई व्यवधान, और चुपचाप रह करके आपका काम करो। तो कुल मिलाकर वो ये कहना चाहता है कि रिमेन एक्टिव एंड मेंटेन पीस, मतलब एक्टिव बने रहो और शांति बनाए रखो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। तो पोएट्री में बहुत बड़ा सेंस होता है, बड़ा डीप सेंस होता है, तो उसी को यहाँ पर चूंकि यहाँ बताया गया, तो यहाँ पर लिखा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये स्टैंजा आपका दिया हुआ है पेपर में, तो मैंने यहाँ पर उसको एक हिसाब से डाउनलोड कर दिया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead, शायद पृथ्वी हमको सिखा सकती है जब, जैसा कि हम देखते हैं कि सब कुछ मृत प्रतीत होता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर बाद में वही हमको जीवित मालूम पड़ता है। तो जैसे सब कुछ पड़ा हुआ, मिट्टी पड़ी हुई है, फिर वो कभी उड़ती नजर आती है, पेड़ खड़े हैं, फिर कभी वो हिलते डुलते नजर आते हैं, एक बीज पड़ा है, कभी उसमें अंकुरण होता है, ऐसे करके नदी कलकल करते हुए बहती है, पशु पक्षी कलरव करते हैं। इस प्रकार से हम वहां समझते हैं कि सब कुछ शांत है, फिर भी कोई ना कोई एक्टिविटी उसमें जारी है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चल जाऊंगा। तो मैंने पहले कहा था कि 12 तक गिनने का मतलब एक इशारा है कि मतलब आप एक साथ में शांत हो जाइए, और एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट हमारे सामने होगा और सारे लोग बिल्कुल पूरी तरह से यूनाइटेड हो जाएंगे, एक ही सिचुएशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट कैन अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा द अर्थ gives us a message of remaining active and maintaining peace in the world। ठीक है ना, मतलब पृथ्वी हमें ये संदेश देती है कि हम सब एक्टिव रहें और दुनिया में शांति कायम करें। जैसे यहां पर लिखते हैं अर्थ seems to be dead, however it has all activities I
बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी हमें सक्रिय रहने और शांति बनाए रखने के लिए इस संसार में हमको एक मैसेज देती है। अर्थ सीम्स टू बी डेड हाउएवर इट हैज ऑल एक्टिविटीज। पृथ्वी मृत प्रतीत होती है, इनएक्टिव प्रतीत होती है, फिर भी इसमें सारी गतिविधियां हो रही हैं। Similarly, we should be quiet and do our duty। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आप ये क्वेश्चन के आंसर कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आप आगे भी इसका अभ्यास कर सकें। तो द अर्थ गिव्स अस अ मैसेज ऑफ रिमेनिंग एक्टिव एंड मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। इस संसार में शांति बनाए रखने और चुपचाप अपने काम करते रहने के लिए एक मैसेज देती है। यहाँ पर आप लगा सकते हो द, यहाँ पर द अर्थ सीम्स टू बी डेड हाउएवर इट हैज ऑल एक्टिविटीज। पृथ्वी मृत प्रतीत होती है, फिर भी इसमें सारी गतिविधियां हैं और ये सभी जानते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से वी शुड बी क्वाइट, हमें चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, एंड डू अवर ड्यूटी वेल, और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो ये है यहाँ पर हम पृथ्वी से ये बात सीख सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी शांत पड़ी है, लेकिन उसमें समस्त एक्टिविटीज जारी है, बहुत अच्छे से उसमें सारा सब कुछ चल रहा है। नेचर किस प्रकार से अपना काम करती है, हवा किस प्रकार से चलती है, सारा सब कुछ कैसे चलता है, तो ये हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। पैडर नरोदा का कहना यही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यहां पर लिखा हुआ है व्हाई डज द वर्ड काउंट अप टू 12। सेकंड, why does the word count up to 12? Count up to 12। देखिए ये क्वेश्चन मतलब कभी 12 तक क्यों गिनता है? Why does the word काउंट अप टू 12, 12 तक क्यों गिनता? तो यहां पर देखेंगे आंसर, द वर्ड काउंट्स अप। देखो छोटी छोटी चीजें जैसे 10 लगा है यहाँ पर, ये वर्ब है गिनना। तो जब हम इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, आंसर देंगे, तो ये 10 खत्म हो जाएगा और काउंट में एस लग जाएगा। तो द वर्ड काउंट्स अप टू 12 because he wants to give us a signal to be silent। क्योंकि ये शांत रहने का एक संकेत है। और फिर यहां पर आगे लिख देंगे इट इज एन अलार्म it is an alarm for an introspection। कि ये एक आत्मनिरीक्षण या आत्म मंथन, आत्मचिंतन का एक ये संकेत है। ये एंड बीइंग क्वाइट, we will have an
एक्सोटिक मूवमेंट। और शांत रह करके हमारे पास एक अद्भुत क्षण होगा, अद्भुत समय होगा। तो यहाँ पर वो 12 तक गिनता है क्योंकि वो हमें एक शांत रहने का संकेत करता है। इट इज एन अलार्म फॉर एन इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्म मंथन का एक इशारा है। बीइंग क्वाइट वी विल हैव एन एक्सोटिक मोमेंट एंड वी विल गेट together, we will get together for some time, और हम कुछ समय के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यही इशारा है इस चीज को समझने का कि हम किस प्रकार से, मतलब उसके जो देखो जब आप पोएम पढ़ रहे हो तो अब तुम ये समझोगे कि जो हमने पहला आंसर लिखा कि व्हाट कैन द अर्थ टीचर्स, मतलब पृथ्वी हमको क्या सिखाती है, ये पृथ्वी हमको क्या सिखा सकती है। तुम सोचो कि उस पहले क्वेश्चन का आंसर इन 5 पंक्तियों में है तो नहीं है। तुम सोचो कि 12 तक कभी यहाँ क्यों गिनता है, इसका आंसर हम स्टैंजा में निकाल लेंगे, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मतलब वो स्टैंजा देना तो उसका एक बहाना है, लेकिन आंसर कहां से आएगा? आंसर आएगा आपके कॉन्सेप्ट से, आंसर आएगा आपके ज्ञान से, जो आपने पोएम पढ़कर आपने जो सीखा। तो जब तक पोएम का आप डीप सेंस, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा, तब तक आप ये मान लीजिए कि ये आंसर आप नहीं दे सकते हो। और ये आपकी जो पूरी पोएम है वो 2 × 3 = 6 नंबर की है। और 6 नंबर देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो 6 नंबर आपके लिए बहुत मतलब कीमती है, बड़े वैल्यूएबल। तो यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहाँ लिखा है? वो कह रहा है कि आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहोगे। तो ये क्या है? मतलब he wants to give us a signal to be silent, हमें शांत रहने का एक इशारा देता है। It is an alarm for an introspection, और ये इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि हम अपना मंथन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपने ही पड़ोसी को मारने घूम रहे हैं, हम क्यों अपने भाई से झगड़ा कर रहे हैं, क्यों हम अपने देशवासी आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब इस तरह का आपको सोचना है, ये सब बंद कर देना, बिल्कुल शांत हो जाना और सिर्फ अपना काम करना, ये समझाना चाहता है। तो इसके लिए आपको खुद का नॉलेज चाहिए। इन लाइनों के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते, जो लाइनों के भरोसे रहेगा वो आंसर लिख ही नहीं पाएगा, आप खुद ही देख रहे हो। ये इतना आसान नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सिलेबस नया, तो नया सिलेबस है तो किताबों में उतना बढ़िया एक्सप्रेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ये बढ़िया एक्सप्रेशन, पूरी बात आपको सिर्फ टीचर ही समझा सकता है, ना तो किताबों में इतना अच्छा एक्सप्रेशन मिलेगा और ना ही आप उससे पढ़ करके समझ सकते हो कि नहीं यार लो अर्थ पढ़ लें तो उससे आप कवर कर लो, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा। सेल्फ स्टडी में इन स्ट्रेंजर्स को डीपली समझना ये बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए टीचर का हेल्प आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये आप एक मैं स्ट्रेंजर दे रहा हूं और आप इससे इसकी डेप्थ तक पहुंच जाइए, समझ जाइए कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। यहीं से आप देख रहे हो कि क्या हालत है इसकी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे आपको ये कवर करना है। 6 नंबर समझ लीजिए, एक सेंट्रल आइडिया आप याद करोगे, सेंट्रल आइडिया तो उसमें 4 नंबर मिलेंगे और इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे, आप थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट, अपने नॉलेज यूज करोगे, जो आपने पोएम पढ़ रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप 6 नंबर आसानी से लेंगे। लेकिन इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसे 6 नंबर नहीं आएंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस। देखो पोएटिक डिवाइस आपको निकालना है इससे, ठीक है। पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है जो काव्य, जो एक विधि है, तरीका है, कौन सी काव्य शैली का उपयोग किया गया, वो है पोएटिक डिवाइस। ठीक है, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन्स अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग, उसने कॉमा लगा के कर दिया है, अर्थ कैन टीच अस, फिर है एज व्हेन एवरीथिंग, एज व्हेन एवरीथिंग, इतना लिया है और इतना कर दिया और कहता है कि इस लाइन में
पोएटिक डिवाइस बताइए। और पोएटिक डिवाइस का मतलब यही है कि ज्यादातर या तो कोई फ्रेज होता है जिसका अर्थ पूछता है, और जिस समय पोएटिक डिवाइस कहते हैं तो फिर समझ जाइए आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच ही है जो इसमें आपको पहचानना होता है। और उसमें ऑप्शन भी दे रखे, उसमें ऑप्शन भी दे रखे। इस लाइन में क्या है, पहला ऑप्शन है आपका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ये है आपका। और दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा सिमिली, तीसरा ऑप्शन है आपका मेटाफोर, और चौथा ऑप्शन है एलिट्रेशन। अब देखो होता क्या है कि एलिट्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो दे जरूर रहा है। फिर भी ये होता है कि जब चौथा है तो उस पर गौर तो करना ही पड़ेगा। जब ऑप्शन कोई देगा तो उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, सिमिली और एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन आप जानते हो, मतलब जब कहते कि in personification like the subject and abstract ideas are thought of as persons having like। सिमिली में मतलब जब डिफरेंट क्वालिटीज को कंपैरिजन किया जाता है हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। और एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ लेटर, रिपीटिशन। तो देखो ये तो आप जानते हो, ये तो पढ़ चुके होंगे स्कूल में, अपने सिलेबस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको, अब देखो इसमें ये चीज, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है कि उसने इतना आपको, ये आपको लाइन उतार दी है केवल यहाँ तक, ठीक है। अब इसको आप देखो तो यहाँ तक केवल आपको लाइन उतार दी उसने, ये ठीक है ना, ये लाइन उतार दी। तो अब इस पर आप कैसे बोलो, अगर आपको पता नहीं है कि इसमें कुछ है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसमें समझाते बन जाएगा मुझको। तो आप बताइए, जब इतनी लाइन उसने दे रखी है यहाँ पे और इसमें आपको बताना है कि पोएटिक डिवाइस है, तो इस लाइन में पोएटिक डिवाइस आपको फील करना है, उसको कोई काम ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, उसका कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ से निकाल लो आपको जो कुछ लिखना हो। अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग, द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसमें सिमिली करे, क्यों, क्योंकि उसको एज मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो यही सोचेगा कि सिमिली है। वो कहते हैं सो एज लाइक, जब आते हैं तब आप उसमें देखते हो कि वो सिमिली हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता, जब सो एज लाइक आता है तब ये भी देखा जाता है कि क्या उन दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है, जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। तो क्या ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इन दोनों को मिलाकर केवल ये है जब, एज वेन, इन दोनों मिलाकर ये एक टाइम बता रहा है। जैसे यहाँ पर एक आ जाता है कि सेंटेंस था द ट्रू ब्यूटी में एक पहले पोएम हुआ करती थी, ट्रू ब्यूटी में एक पोएम हुआ करती थी, दी एज दीज थिंग्स, एज दीज डिकेज, ये ऐसे कुछ लाइन होती थी, मुझे समझ आ नहीं, चूंकि काफी दिन से पढ़ाया नहीं है, अगले वीडियो में बता सकता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि एज दीज थिंग्स डिके, ऐसे करके आता है, एज दीज थिंग्स डिकेज विद द पासेस ऑफ टाइम। हाँ अब याद आ गई, एज दीज थिंग्स डिके विद द पासेस ऑफ टाइम। क्योंकि काफी दिन हो जाता तो समझते हैं ना कि जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिस का होता है, मतलब ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि माइंड में पड़ा है कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक जरूर करेगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। एज दीज थिंग्स डिके विद द पास्ट टाइम, मतलब समय के साथ साथ ये चीजें गुजर जाती हैं। अर्थात कि इसका सेंस यहाँ से लेकर कि जब समय गुजरता है तो ये चीजें नष्ट हो जाती है। डिके माने नष्ट होना होता है,
पासेस ऑफ टाइम माना होता है समय का गुजरना। तो अब ये सेंटेंस पहले दिया जाता था कि इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच बताइए, तो इसको देख करके बच्चे लिख देते थे सिंपली है, लेकिन ये सिंपली नहीं है, ये टाइम को डिनोट करता है। ये टाइम को, कि मतलब जब समय गुजरता है तो समय के गुजरने के साथ साथ ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन सी? मतलब कोरल लीव्स, स्टार लाइक आइज एंड रोजी चीक्स। ये ट्रू ब्यूटी एक पॉइंट हुआ करती थी, वो थॉमस कैरी थी। तो यहाँ पर वही चीज है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एस दे दिया है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको आपने समझ लिया कि सिंपली है, बट ये सिंपली नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है, इस पर तो चाहिए नहीं। ठीक, अब हम समझ लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ लेटर। रिपीटिशन ऑफ लेटर होता है, वैसे तो इसमें आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रिपीटिशन ऑफ लेटर का मतलब होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि sheep should sleep in a shed। अब देखना एस 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 और एस ये होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि ए गुड कुक कुड कुक मैनी कुकीज। मतलब अगर हम ऐसा लिखें तो देखिए सी 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 और इस, जब इस तरह से लेटर ये रिपीट होते हैं तब इसको एलिट्रेशन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो अनुप्रास। तो यहां पर ये चीज इसमें नहीं है, ये देख लो इसमें नहीं है, तो ये एलिट्रेशन भी आपका नहीं। मेटाफोर तब होता है जब कोई ऐसी चीज हो जो दो भिन्न भिन्न और दोनों में तुलना, और तुलना इतनी गहरी हो कि दोनों वस्तु मिलकर एक हो। जैसे आप समझते हो कि ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, वह फैमिली का स्टार है, मोहन इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, तो मोहन फैमिली का स्टार। तो अब स्टार अलग होता है और मोहन अलग है। स्टार मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है और मोहन एक प्राणी, एक व्यक्ति का नाम है। दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं, दोनों की कैटेगरी, दोनों की स्पीसीज, दोनों का मतलब क्लास अलग है, लेकिन उनमें एक गुण समान है। कैसा गुण समान? कि मतलब वो स्टार है और वो व्यक्ति है, लेकिन जैसे स्टार चमकता है ऐसे वो अपने परिवार में चमकता है, मतलब अपने परिवार का यश और गौरव बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम कहते हैं कि ही इज लाइक द स्टार ऑफ फैमिली, तो जब लाइक आ जाता है तो सिंपली हो जाता है, और जब हम लाइक हटा जाते हैं तो ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का सितारा है, दोनों वस्तु मिलकर उसी को ही सितारा कह दिया। और जब हम कहते हैं ही इज लाइक द स्टार, तो वो फिर सितारा नहीं होता, सितारे की तरह होता है। तो इसलिए वहां पर ये ऐसा हो जाता है कि सिमिली और मेटाफोर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका ऐसा भी कुछ नहीं बताया जाता, तो आपका ये भी नहीं। इसके बाद अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेते हैं या सजीव की तरह व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है। तो यहाँ शिक्षा देने का काम सजीव प्राणी करते हैं, कोई टीचर करता है, कोई उपदेशक करता है, और कोई भी मोटिवेटर करता है, कुछ भी मतलब होता है, कोई महान व्यक्ति विद्वान करता है। तो शिक्षा देने का काम, सिखाने का काम, पढ़ाने का काम ये सजीव व्यक्ति करते हैं, कोई शिक्षक करता है, कोई अध्यापक करता है। लेकिन अर्थ कैन टीचर्स, अर्थ तो एक नॉन लिविंग मैटर और वो सिखा सकती है, इसका मतलब यहाँ पर सजीव निर्जीव व्यक्ति को सजीव माना गया है। तो यहाँ पर हो गया अर्थ कैन टीचर्स, ये आपका पर्सोनिफिकेशन। और ये मत भूलिए ये भी 2 नंबर का है, सिर्फ ये सिलेक्ट कर देने में कि और ये भी मत समझिए कि सब लोग इसको बहुत आसानी से सर्च भी कर लेंगे, सिर्फ पढ़ने वाला लड़का ही इसको सिलेक्ट कर पाएगा और वो तुरंत सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन उसको भ्रम इस बात पर हो जाएगा कि एलिट्रेशन क्या होता है, पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि उसकी सिलेबस में ये एलिट्रेशन है नहीं। इसलिए मैंने एलिट्रेशन को यहाँ पर लिख दिया है कि जब रिपीटेशन ऑफ लेटर होता है तो आपका एलिट्रेशन होता है। जैसे एक इस तरह का भी सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये है कि आपको ए बिग बग बिट आ ब्लैक बियर, एक बड़े से घटमाल ने यहाँ पे बग है,
ए बिग बग बिट ए ब्लैक बियर, एक बड़े से खटमल ने काले भालू को काट लिया। तो ये पोएटिक इफेक्ट है, उसी पोएटिक इफेक्ट को ही पोएटिक डिवाइस लेकर वो पूछता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लेटर का रिपीटिशन हुआ है, तो ये है एलिट्रेशन, और इस तरह से यहाँ पर आपको ये पूरी पोएम मैंने फिनिश की, और इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, सुनिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और इसको ये ध्यान रखिए कि मतलब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए। कमेंट करने से होता क्या है कि कमेंट से मुझको कोई बेनिफिट नहीं है, बट ये होता है कि मुझको इंकरेजमेंट मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि आप उसको लाइक कर रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा करके आप कमेंट करके बता देते तो वो होता है कि हाँ मुझको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, बच्चों की ये डिमांड है, बच्चा ये चाहता है। और हर बच्चा अपनी डिमांड रखे, हर बच्चा अपना कमेंट कर सकता है। कई कई बच्चों को मैंने पूछा कि भाई कमेंट नहीं करते हो, क्या बात है, तो वो कहते हैं सर सुनते तो हैं, पूरा देखते भी हैं, सारा सब कुछ अच्छा भी लगता है, बट ये नहीं समझ में आता कमेंट क्या करें। अब बताइए उनको ये प्रॉब्लम है कि मतलब उनके माइंड में ये नहीं आता कमेंट करें, मतलब कमेंट क्या करें, अरे कोई वैसी डिमांड है तो आप ये लिख दीजिए सर आप ये पढ़ा दीजिए थोड़ा, ये थोड़ा इसका और अभ्यास करा दीजिए, या नहीं कुछ आ रहा तो अगर अच्छा लगा है तो आप ये लिख दीजिए कि नहीं सर बहुत अच्छी क्लास रही आज की, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो आराम से। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर।